एपिसोड की शुरुआत में हम साल 2013 इनके हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जब वोयोंग बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था और उसके सामने वाले बस स्टॉप पर होंगजू बैठी हुई थी। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके लिए कुछ लाया भी था, जिसे देखकर वो स्माइल कर रहा था। तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि हम लोग यूएस जा रहे हैं। ये सुनकर योंग शौक होकर पूछता है कि मेरा स्कूल का क्या होगा, तो वो कहती है कि वहाँ पर कर लेना स्कूलिंग, और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करती, अभी घर पर आ जाओ। उसे घर पे आने के लिए बोलकर फ़ोन रख देती है। अब वो बेचारा सैड होकर होंगजू की तरफ देख रहा था। तभी होंगजू भी उसे देख लेती है। उसके हाथ में यहाँ पर एक पेपर था। वो उसे देखकर इतनी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि वहीं पर रुकना, मैं अभी आ रही हूँ रोड क्रॉस करके। अब वो जैसे ही रोड क्रॉस करने के लिए रेड लाइट पर वेट कर रही थी, इसी बीच योंग की बस वहाँ पर आ जाती है, तो वो उसमें बैठकर चला जाता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर योंग होंगजू को बोलता है कि मैं तो इस चीज़ से बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप फेल हुआ। अब वो उसके पैर के लिए जल्दी से रिकवर होने के लिए बोलता है, साथ ही हार्ट ब्रेक से भी। ये बोलकर उसे किस कर देता है, जिस मोमेंट में होंगजू भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन उसी वक्त उसका फ़ोन बज जाता है। वो अपने सेंसेस में आकर उसे पुश कर देती है और कहती है कि आगे से मुझसे ऐसा प्रैंक मत करना। इस पर योंग बोलता है कि मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अभी भी और 10 साल पहले भी करता था। जिसकी ऐसी बातें सुनकर होंगजू तो शौक रह जाती है। योंग अब उसे सांस लेने के लिए कहता है, तो उसे ब्रीथ करके बोलती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं था और ना ही होगा, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इस पर योंग बोलता है कि अभी तो हम दोनों ने किस किया, तो भला हम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ के बारे में तुम आराम से सोचना, ये बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम हाईजी को देखते हैं, जो कि होंगजू के बारे में सोच रही थी कि क्या वो योंग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। तभी उसे सॉन्ग रनिंग करते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो स्माइल करते हुए एडमायर कर रही थी। लेकिन जैसे उसकी नज़र उस पर पड़ती है, तो वो उसे दूर भागने लग जाता है। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर हाईजू को लगता है कि शायद उसने ना उसे नोटिस नहीं किया और उसके उसे शूज़ भी वापस करने थे, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। वो अब उसे वाइस प्रिंसिपल यानी कि अपने डैड के ऑफिस से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। जैसे वो उसे देखता है तो बोलता है कि उसे कुछ काम है और फिर से भागने लग जाता है। लेकिन हाईजी फिर भी उसके पीछे जाने लग जाती है। वो भागता भागता अब एक रूम में जाकर छुप जाता है। हाईजी भी वहाँ पर आती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो असल में एक बेड के पीछे छुपा हुआ था और उसे ना देखकर हाईजी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सांगपिल को अपने रेस्टोरेंट में अनियन पील करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर होंगजो आ जाती है, जिसे अचानक से देखकर वो बेचारा चौंक जाता है। होंगजो बोलते हैं कि मुझे भी गॉगल्स ला कर दो, मैं भी अनियन पील करती हूँ, मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब हम दोनों को साथ में अनियन पील करते हुए देखते हैं, जहाँ पर होंगजो सोचते हुए अनियन को इतनी ज़्यादा पील कर देती हो कि वो बेचारा आधा रह जाता है। ये देखकर सांगपिल उस पर चिल्लाता है, तो बोलती है कि अब वो अच्छे से करेगी और फिर उससे पूछने लग जाती है कि तुमने कभी किसी को डेट क्यों नहीं किया। इस पर सांगपिल बोलता है कि मैंने हाई स्कूल के टाइम से तुम्हें कितनी बार बोला था ना कि मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करवा दो, लेकिन तुम दोनों ने नहीं करवाया, और अब जब तक मेरा रेस्टोरेंट सेटल नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को भी डेट नहीं करने वाला। पर उसकी ऐसी बातें सुनकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। ये सुनकर वो उसे और भी ज़्यादा अनियन लेकर आने के लिए बोलती है, उन्हें पील करने के लिए। तो वो बहुत सारी अनियन लेकर आ जाता है, जिसे वो गुस्से से देख रही थी। फिर हम अंकल वुक को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस के सामने एक रेड कार देखते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने इस लेडी से कितनी बार मना किया है कि यहाँ पर वो पार्क ना करे। वो अब होंगजू की बॉस मिस बेग को कॉल लगाता है। तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सामने से आ रही होती है। अंकल वुक से बोलता है कि मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है ना कि यहाँ पर कार मत पार्क किया करो। मिस बेग यहाँ पर अब उनसे आर्ग्यू करने लग जाती है कि तुमने 1000 बार तो नहीं बोला होगा मुझे, वैसे भी मैंने तुम्हारी बिल्डिंग के सामने नहीं बल्कि दूसरी वाली बिल्डिंग के सामने पार्क की है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर अंकल फ्रस्ट्रेट होकर उसे देखने लग जाता है कि ये जगह कब से सामने वाले ओनर की हो गई। तभी वहाँ खड़े हुए एम्प्लॉयज़ आपस में गॉसिप करने लग जाते हैं कि 3 साल पहले मिस बेग की बिल्डिंग खरीदना चाहती थी, लेकिन तभी अंकल वुक ने आकर ये जगह ले ली। और हमारी बॉस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल लेडी है, इसलिए वो अंकल वुक को परेशान करने के लिए जानबूझकर यहाँ पर कार पार्क करती है। अंकल वुक भी अब यहाँ पर उसे बोलने लग जाते हैं कि कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं था, इसीलिए कहीं तुम ऐसा कर रही हो। जिनकी ऐसी बातें सुनकर वो हंसने लग जाती है कि तुम्हारे बारे में तो नहीं है, वैसे पहले तुम यंग और क्यूट थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं हो। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अंकल लोग पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम मेरी फर्स्ट लव नहीं हो। इसके बाद हम योंग को देखते हैं, जो कि डिशेज वॉश करते हुए वो किस वाला मोमेंट याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी अंकल वो का अनॉयड होकर वहाँ पर आ जाते हैं।
और बोलते हैं कि तुम खुश क्यों हो रहे हो। वो उसे बताते हैं कि मैंने हेडक्वार्टर में रिक्वेस्ट की थी तुम्हारे यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो तुम्हें एक बार यूएस जाकर ट्रांसफ़र लेकर आ जाना चाहिए। योंग पूछता है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तो बोलते हैं कि 1 या फिर 2 महीने लगते हैं। ये सुनकर वो मना कर देता है कि फिर मैं वापस नहीं जा रहा। तो अंकल उसे कहते हैं कि क्या फिर तुम जॉब छोड़ दोगे, तो भी क्या लगता है कि ये तुम्हारे फर्स्ट लव के लिए वर्दी है, तुम ये सब होंगजू के लिए क्यों कर रहे हो, तुम लोग एक साथ आ भी पाओगे या फिर नहीं, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है। और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारा ही फर्स्ट लव है, मेरा भी था। ये बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर योंग शॉक हो जाता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। फिर हम वापस से हाईजी को देखते हैं, जो कि किस तरीके से सॉन्ग को पकड़ लेती है और उसे बाहर आकर बात करती है। चाऊ बोलता है कि वाइस प्रिंसिपल मुझसे बात करने के लिए बुला रहे थे, इसीलिए वो बिजी था। हाईजी कहती है कि मेरे डैड भला तुम्हें क्यों बुला रहे थे, तो वो कुछ बोलने ही वाला था पर चुप हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहा था। फिर बोलता है कि वो चाहते हैं कि हम माउंटेन्स पर हाइकिंग करने के लिए जाएं। वो बोलती है कि तुम बोर नहीं होते क्या वहाँ पर जाकर, तुम्हें कभी कभी उन्हें मना भी करना चाहिए ना। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम कल फ्री हो, मैं तुम्हें लंच पर लेकर चलूँगी, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी ना। पर वो मना करता है, पर वो दोनों ही कल आफ्टरनून के टाइम पर फ्री होते हैं, इसीलिए बोलती है कि तुम फ्री हो तो कल के लिए तुम मेरे हो। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसे ऐसे देखकर उस बेचारे का चेहरा थोड़ा सा टेंस हो जाता है। फिर हम सांगपिल को देखते हैं, जो होंगजू अभी भी उसके रेस्टोरेंट में ही होती है, तो वो योंग को इस बारे में बता देता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होकर उसके पास आने के लिए घर से निकल जाते हैं। इधर जैसे ही होंगजू को भी पता चलता है कि योंग वहाँ पर आ रहा है, तो वो सांगपिल पर चिल्लाती है कि तुमने उसे क्यों बुला लिया। फिर वो बिना पूरा खाना खाए वहाँ से उठकर फटाफट से चली जाती है। जैसे ही वहाँ पर योंग आता है, तो सांगपिल बताता है कि तुम्हारा नाम सुनते ही वो यहाँ से चली गई, जो सुनकर योंग सैड हो जाता है। अब उसकी ऐसी सिचुएशन देखकर सांगपिल बोलता है कि अभी मेरा टाइम आ गया है। अब होंगजू जब बस स्टॉप में बस का वेट कर रही थी, तभी वो पुराना टाइम याद करती है कि कैसे योंग दूसरे वाले बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था और वो इधर की साइड पर उसे देख रही थी। अब वो खुद को रोकती है कि आखिर वो ये सब क्या सोच रही है। अब जब वो बस में आकर बैठती है, तभी उसे जुनहो बार बार कॉल करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो वो उसे मैसेज करता है कि क्या तुम्हारा हार्ट चेंज हो गया, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जुनहो यहाँ पर बहुत सारा ड्रिंक करके काफ़ी सैड हो रहा था। उसके आसपास होंगजू के सारे लव लेटर्स होते हैं, जिसमें से एक में लिखा हुआ था कि मेरे लव का कलर ब्लैक है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता। वो उस लेटर को पढ़कर रोते हुए बोलता है कि आखिर ये कलर कैसे चेंज हो सकता है। वो अब उसे फिर से मैसेज करता है कि अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दूंगा। जिसका ये मैसेज देखकर भी वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और कहती है कि ब्रेकअप भी एक रिलेशनशिप का पार्ट ही है। अब लग रहा है कि ये सब सच में एंड हो रहा है। तभी वापस से रोड की तरफ देखकर याद करती है कि कैसे वो रोड क्रॉस करके योंग के पास गई थी, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। अगले दिन फिर जब वो स्कूल के अंदर जाती है, तो उसे पता चलता है कि योंग तो यूएस चला गया है, जो देखकर वो काफ़ी सैड हो जाती है। तभी उसके हाथ में जो उसके करियर प्लान का पेपर होता है वो नीचे छूट जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे वो एनिमेशन डायरेक्टर बनेगी। यही वो योंग को दिखाना चाहती थी। अगले सुबह हम होंगजू को मेडिटेशन करते हुए देखते हैं। तभी सांगपिल उसके घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और उसे अपने साथ एक ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, पर वो बोलती है कि मेरी हालत तो देखो, मैं भला कैसे चलूँगी। नीचे ओंकार में सारा सामान वगैरह पैक करके वेट कर रहा था। तो सांगपिल उसे बोलता है कि तुम पूरे 10 साल से सिर्फ घर, काम और मेरे रेस्टोरेंट के अलावा कहीं भी नहीं गई हो, तो अभी चलो मेरे साथ। और हमारे साथ अंकल बुक भी जा रहे हैं। देखो आज मैंने अपना रेस्टोरेंट भी बंद किया हुआ है, ऐसा मौका कभी कभी आता है। वो अब यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी योंग और मेरे बीच में काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन चल रही है, मैं नहीं चल सकती। जो सुनकर वो चिल्लाकर योंग को बता रहा होता है कि होंगजू क्या बोल रही है, पर होंगजू उसे रोक देती है और योंग की तरह स्माइल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंग और होंगजू दोनों ही पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। अंकल अपनी सीट को एकदम पूरा पीछे कर लेते हैं, जिससे कि योंग होंगजू के पास में आकर बैठ जाता है, जिन्हें ऐसे देखकर सांगपिल स्माइल कर रहा था। बीच में अब ये लोग एक जगह पर रुकते हैं कुछ खरीदने के लिए। जयोंग सांगपिल से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन वो उसके साथ नहीं रुकता। तब योंग उसकी मदद करने के लिए आता है। ये दोनों अब बाहर अकेले में बात करते हैं, जहाँ पर होंग कहती है कि हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि कल कुछ भी ना हुआ हो। ऐसे देखो कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है। पर योंग बोलता है कि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस टाइम हर वक्त सिर्फ तुम्हारे दिमाग में मैं ही चल रहा हूँ। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो वॉशरूम चली जाती है, जहाँ वो अपना फेस वॉश करके बोलती है कि अब योंग को इग्नोर करो, चाहे वो कुछ भी बोले, बस ये ट्रिप एंजॉय करो। और स्माइल करके बाहर आती है। वो अब सांगपिल से बोलती है कि मैं कार ड्राइव करती हूँ, तो वो हाँ बोल देता है कि मैं थक भी गया हूँ।
पर योंग उसे ऐसी हालत में कार नहीं चलाने देता बल्कि खुद चलाता है। ये सुनकर वो खुश होकर जैसे ही पीछे बैठने के लिए जा रही थी तभी उसकी जगह पर अंकल वोक आकर बैठ जाते हैं और अब उसे योंग के साथ आगे बैठना पड़ता है। सांगपिल और अंकल तो पीछे सो रहे थे और योंग ड्राइव करते हुए होंगजू को उसे वॉलनट केक खिलाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे नहीं खिला रही होती। वो बोलती है कि आखिरी बचा है, अगर तुम इसे नहीं खा रहे तो बता दो, मैं खा लेती हूँ। जो सुनकर अब वो बेचारा खुद ही खा लेता है। फिर उससे पूछती है कि यूएस में ये सब मिलता है क्या, पर वो मना करता है। तो बोलती है कि फिर तुम्हारे यूएस जाने से पहले हम ये सब और ज़्यादा खाएंगे। तभी होंगजू कार से बीच का व्यू देखती है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो अंकल वोकर सांगपिल को भी उठा देती है कि हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये लोग अब उस होम स्टे में पहुँच अपना सामान वगैरह रख रहे थे। सांगपिल और अंकल वोक तो फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं और योंग बॉक्स से सामान निकाल रहा था। तभी होंगजू बोलते हैं कि तुम भी उन लोगों के साथ जाकर फिशिंग कर लो ना। और जैसे ही वो सामान निकालने के लिए बास्केट में हाथ डाल रही होती है तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि हम लोग ना साथ में उन लोगों के पास चलेंगे। पर वो उसे अपना हाथ छुड़ाकर रूम में चली जाती है और हाईजी को कॉल करती है और उसे कहती है कि जल्दी आ जाओ ना यहाँ पर। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा और योंग का रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। तो वो कहती है कि मैं उसे हेट करती हूँ। हाईजी कहती है कि मुझे इसमें कुछ और ही फीलिंग आ रही है और बताती है कि वो वहाँ पर सन के साथ आ रही है। इसके बाद हम सन को हाईजी के डैड से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो तो उन्हें किसी चीज़ के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूंगा। फिर हाईजी और सन दोनों कार में जा रहे होते हैं, जहाँ पर सन बीच बीच में हाईजी की तरफ देखे जा रहा था। तभी हाईजी कहती है कि ये पहली बार है ना कि हम अकेले कहीं पर बाहर जा रहे हैं। उसी वक्त उसे उसकी सिस्टर का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि आज मैं वापस नहीं आ रही हूँ और वो उसे सन का फ़ोटो मांगती है क्योंकि वो दोनों ब्लाइंड डेट पर मिलने वाले थे। जो सुनकर हाईजी सैड हो जाती है और बोलती है कि अभी तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है। ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। फिर वो सन से बोलती है कि अगर तुम्हारी कोई अच्छी फ़ोटो हो तो भेज दो, मैं अपनी सिस्टर को भेज दूँगी, तुम दोनों ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो ना। ये सुनकर सन उसे एक्सप्लेन करने ही वाला होता है, लेकिन वो तभी म्यूज़िक ऑन कर देती है। इसलिए वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है और ड्राइव करने लग जाता है। इधर होंगजू और योंग दोनों ही फिशिंग करने वाली जगह पर आ जाते हैं। सांगपिल को अभी तक एक भी फिश नहीं मिली थी, इसीलिए वो योंग को अपने साथ दूसरी साइड पर फिशिंग करने के लिए लेकर चला जाता है और होंगजू अंकल वुक के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। योंग तो यहाँ पर काफ़ी जल्दी फिश पकड़ लेते हैं, जिसे ऐसे देखकर सांगपिल हैरान हो जाता है कि तुमने ये कैसे पकड़ ली। वो बताता है कि मेरा एक क्लाइंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा फिशिंग करता था, शायद उसे ही देखकर मुझे भी आ गया। सांगपिल उसकी तारीफ़ करता है कि वैसे भी तुम हर चीज़ के अंदर बहुत ही अच्छे हो। पर योंग उससे बताता है कि मेरी मॉम मुझ पर कभी भी बिलीव नहीं करती, ना ही मुझे चांस देती है कुछ करने का। वो जो भी प्लान करती है हमेशा मुझे उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इधर हम जुनहो के मैनेजर को मिस बेग से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे प्रोजेक्ट का प्रोड्यूसर चेंज करने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि होंगजू और जुनहो साथ में कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। वो याद करता है कि कैसे जब वो जुनहो के घर गया था तब जुनहो ड्रंक होकर फ्लोर पर पड़ा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि होंगजू की वजह से वो और ज़्यादा सफ़र करे, पर मिस बेग यहाँ पर उसे बोलती है कि होंगजू और जुनहो ही दो ऐसे लोग हैं जो कि इस बुक को अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग अच्छे साथ में काम कर पाएंगे। और रही बात होंगजू की, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लड़की है जो कि अपने प्रोफेशन और प्राइवेट लाइफ को एकदम सेपरेट कर सकती है। मिस बेग अब होंगजू को कॉल करके बताती है कि तुम्हें 1 महीने के लिए जुनहो के स्टूडियो में जाकर काम करना होगा। जब वो इसका रीज़न पूछती है तो बोलती है कि मुझे जल्दी ही स्क्रिप्ट चाहिए क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हो। ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। होंगजू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनॉय होती है और बोलती है कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद अब जैसे ही सांगपिल देखता है कि होंग बीच के पास में है, वो उसे आवाज़ देता है कि अभी टाइड आना शुरू होने वाली है, वो वापस आ जाओ, लेकिन उसे नहीं सुनाई दे रहा था। ये देखकर योंग भागकर उसके पास चला जाता है, जहाँ वो पानी से सी की गुम्बर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बैलेंस ख़राब होने की वजह से गिरने वाली थी, पर योंग उसे बचा लेता है। इसलिए वो उसे अपने लिए उसे निकालने के लिए बोलती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन होंग के इंसिस्ट करने पर उसे निकालता है। अब ऐसे ये लोग शाम तक सीशेल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होंगजू की कैप के अंदर कलेक्ट कर रहे थे। लास्ट में एक ऑक्टोपस उन्हें मिलता है, जिसे दोनों ही जब निकालने की कोशिश कर रहे थे तभी होंगजू गलती से योंग के ऊपर गिर जाती है। इस मोमेंट में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अभी वो अपना हाथ योंग के मुंह पर रख देती है कि कहीं वो उसे फिर से किस ना कर दे। अब वो उठकर देखती है तो उन्होंने जो अभी तक कैप के अंदर कलेक्ट किया था वो सब कुछ ही गिर गया था। ये देखकर योंग उस पर चिल्लाता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो उसे वापस से वो सब पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। ये लोग जब वापस आते हैं तब तक हाईजी और सन भी वहाँ पर आ गए थे। हाईजी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ज़ोर ज़ोर से मारकर गार्लिक को क्रश कर रही होती है। उसे ऐसे देखकर होंगजू बात करने के लिए वहाँ से ले जाती है और सांगपिल कहता है कि इसकी ऐसी हालत तो आखिरी बार तब हुई थी जब इसके एक्स ने इसे चीट किया था।
ये बोलकर वो सन की तरफ देखने लग जाता है, पर सन यहाँ पर सभी लोगों से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसी ने ही हाईजी का इतना मूड ख़राब किया है। पर वो लोग अभी यहाँ पर खाना बनाने पे ध्यान देते हैं। हाईजी अभी तरह होंगजू को बता देती है कि वो और सन रियल कपल नहीं है। वो सब तो मैंने तुम्हें इसीलिए बोला था ताकि तुम योंग को कंसीडर करो, क्योंकि मैं तुम्हें उसे ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। होंगजू अब खुश होकर उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है, तो वो उसे याद करके बताती है कि कार में उसने सन से पूछा था कि तुम मेरी बहन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हो क्या, जिस पर वो मना करता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो उसके डैड के फोर्स करने पर उसके साथ जा रहा है। अब वो कार रोक कर उसे बात करता है। हाईजी उससे पूछती है तो फिर क्या तुम मुझे डेट करोगे। ये सुनकर वो काफ़ी शौक हो जाता है, तो बोलती है कि मुझे भी पता है कि तुम मुझे कहीं ना कहीं पसंद करते हो, लेकिन वो तो सीधा उसे मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कभी भी, जिससे उस बेचारी का सारा मूड ही ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि उसने मुझे डंप कर दिया। ये सुनकर होंगजू से बोलती है कि फिर उसके पीछे मत जाओ ना, लेकिन वो कहती है कि मैं एक बार अच्छे से ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करता है और मैं चाहती हूँ कि आगे मुझे कोई भी रिग्रेट ना हो, क्योंकि सन की वजह से वो अभी इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रही है, वरना वो अभी उसके और योंग के लव के बीच में आ रही होती और अब उसके लिए लोग इतने ज़्यादा मैटर भी नहीं करते, उसे सिर्फ एक अच्छे इंसान चाहिए। जिसकी इस बात पर होंगजू भी सोचने लग जाती है। अब जब ये लोग वापस आते हैं तो अब सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। हाईजी सन के पास आकर बैठ जाती है और होंगजू योंग के पास आकर खाना खाने से पहले अभी सभी लोग साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और बहुत ही अच्छे से अपना मील एंजॉय करते हैं। यहाँ से फिर हमें होंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जो वो कार्टून देखते हुए स्माइल कर रही थी। तभी उसकी मॉम लगेज लेकर बाहर आती है, उसे घर में ही रहने के लिए बोलती है। होंगजू पूछती है कि मैं नहीं आ सकती क्या, पर वो मना करके चली जाती है। अब जब होंगजू रोते हुए उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम तो वहाँ से चली गई थी। तभी उसकी आंटी भी वहाँ से अपना सामान लेकर निकलती है। होंगजू उनके पीछे जाती है, लेकिन वो भागते भागते नीचे गिर जाती है, पर उसकी आंटी फिर भी उसके लिए नहीं रुकती और चली जाती है। फिर हमें यहाँ से जुनहो के जाने का सीन दिखाया जाता है, जब वो उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट पर आती है, लेकिन वो नहीं रुकता, तो वो उसे जर्क बोलकर कहती है कि इसके बाद से ना मेरे सपने में मत आना। तभी वो यहाँ पर योंग को देखती है, वो भी अपने लगेज के साथ वहाँ पर आता है। वो उसे बोलता है कि तुम मुझे नहीं रोक रही तो मैं वापस जा रहा हूँ, क्या मैं सच में चला जाऊँ। वो अब सोचती है कि यार ये मेरे सपने में क्या कर रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो घर में सभी को देखती है, लेकिन कोई भी नहीं होता। इधर हम इन चारों को कार में देखते हैं जो किसी और वापस जा रहे थे। तभी अंकल वुक को योंग की मॉम का कॉल आ जाता है, जहाँ वो उन्हें कुछ ऐसी बात बोलती है जिसे सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और सन को जल्दी से सियोल वापस पहुँचने के लिए बोलते हैं। इधर घर में थोड़ी देर बाद योंग ब्रेकफास्ट लेकर आता है। होंगजू उससे पूछती है कि बाकी सब लोग कहाँ चले गए, तो बताता है कि वो लोग वापस चले गए हैं, हमारे पास टाइम था तो हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। अब जब वो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा था तभी होंगजू अपनी ड्रीम को याद करके कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यूएस जाओ, तो वो उसे बोल देता है कि मैं नहीं जा रहा। होंगजू कहती है कि इस बात को भूलना मत और उसके क्लोज आकर उसे किस कर देती है, जिसके रिटर्न में वो भी उसे पैशनेटली किस करता है। यहाँ से फिर हमें वापस से जुनहो का सीन दिखाया जाता है, जिस वक्त वो होंगजू को छोड़कर जा रहा था। वो उसे चिल्लाकर रोक रही थी, लेकिन वो रोते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं अच्छी नॉवल लिखकर वापस आऊँगा, तुम मेरा वेट करना। अब उसे किस करने के बाद होंगजू पीछे हो जाती है, तो योंग उसे बोलता है कि अब तुम बैक ऑफ नहीं कर सकते। इस पर होंगजू बोलती है कि मैं नहीं कर रही हूँ, बस मुझे इन सबको अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमें वापस से मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और पहले भी हम लोग इतने क्लोज नहीं थे। तो योंग उसे देखकर हंसने लग जाता है और ओके बोलता है, जिसके बाद वो उसे लंच कराने के लिए बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर पहले तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो होंगजू उसे अपनी तरफ उसे ऐसे देखने से मना कर देती है और बोलती है कि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। जो सुनकर योंग उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी तरफ देख सकती हो, मुझे भी इसकी आदत लगा लेनी चाहिए। और दोनों खाना खाते हैं। जिस बीच अंकल वो उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन वो उनका फ़ोन नहीं उठाता। शाम के वक्त अब ये दोनों वापस से घर पहुंच जाते हैं, जब ये लोग कार में ही थे। तब योंग बोलता है कि उसे ना भूख लगी है, लेकिन होंगजू को भूख नहीं लग रही होती, तो बोलती है कि मैं ना तुम्हें अच्छे रेस्टोरेंट के नाम भेज दूंगी, तुम डिनर कर लेना। ये बोलकर जा रही होती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भूख इसलिए लग रही है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। इस मोमेंट में वो एकदम उसके क्लोज होता है, पर तभी वहाँ पर अंकल वो आ जाते हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दोनों किस करने वाले हैं, तो इन्हें आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। लेकिन योंग अब घर के अंदर आ जाता है। अंकल वो भी उसके पीछे पीछे आते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है और क्या तुम सच में रिज़ाइन कर रहे हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। ये बोलकर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का कॉल आया था इसके बारे में मुझसे पूछने के लिए, पर क्योंकि अंकल को भी इस बारे में नहीं पता होता, तो मॉम बोलती है कि ठीक है, फिर अब मैं खुद ही ये सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तो योंग अब अंकल से बोलता है कि आपने सही कहा था
कि मैं होंगजू को ना कुछ ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, इसलिए मैं वापस यूएस नहीं जाना चाहता। अंकल बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम मेरे नेफ्यू तो हो ही नहीं सकते। उसके दिमाग में तो सिर्फ नंबर्स ही भरे हुए थे, वो तो हमेशा सिर्फ काम के बारे में सोचता था। जिनकी ऐसी बातें सुनकर योंग उन्हें एंग्री लुक देता है। तो अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने जो तुम्हारे डैड के साथ होने के बाद तुम्हें और इस रॉक एसिड कंपनी को संभाला है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो ये सब करने देंगे? तुम्हें एक बार यूएस जाकर बात करनी ही चाहिए। लेकिन योंग नहीं मानता और उन्हें वॉशरूम से बाहर निकालने के लिए उन पर पानी स्प्रे कर देता है। बस वो उन्हें इस बारे में होंगजू को बताने से मना करता है। जिसके बाद योंग जोसेफ से वीडियो कॉल पर बात करती है। जोसेफ बोलता है कि तुम आखिर ऐसे अपने क्लाइंट को छोड़कर इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हो और रिज़ाइन क्यों किया? लेकिन योंग कहता है कि वो यहीं पर रहना चाहता है और वैसे अगर तुम वहाँ पर रहकर कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। फिर उसे बोलता है कि लेकिन मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस लेकर आ ही जाएंगी, तो उस टाइम में तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा। ये बोलकर फ़ोन रख देता है और योंग बोलता है कि सभी लोग बस यही जानना चाहते हैं कि मेरी मॉम क्या करने वाली है। अब वो होंगजू को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम सो रही हो, पर वो मना करती है। वो उसे कहता है कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, मुझे ना तुम्हें देखना है। लेकिन जब वो अपनी हालत देखती है तो बोलती है कि नहीं नहीं मत आओ, मैं ना अभी सो रही हूँ, काफ़ी थक गई हूँ। योंग बेचारा ऊपर सीढ़ियों की तरफ आ ही रहा था, जिसकी ये बात सुनकर वो रुककर उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? उसकी ऐसी बात सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है और हाँ बोलती है। लेकिन वो फिर से उससे अपना लव कन्फेस करता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शाय हो रही थी और उसे बाय बोलकर फ़ोन रख देती है। अगली सुबह अब जैसे ही अंकल वो उठते हैं तो योंग को काम करता हुआ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम पूरी रात भर सोए नहीं? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। अंकल वो बोलते हैं कि या तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो या फिर एक्साइटेड हो। जिस पर योंग स्माइल करने लग जाता है, जिसे देखकर अंकल वो बोलते हैं कि मुझे पहली बार तुम्हें देखकर इतनी ज़्यादा सिंगल फील हो रहा है। अब वो उसे होंगजू को भी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने को बोलते हैं, तो वो उसे कॉल करता है। जो होंगजू बोलती है कि मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि वो अभी हाईजी के साथ शॉपिंग पर आई हुई थी। ये बोलकर फ़ोन रख देती है। यहाँ से हम होंगजू और हाईजी दोनों को एक साथ देखते हैं जहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और हाईजी उसे बोलती है कि आज ना पूरा दिन तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। इस पर होंगजू भी हाँ बोलती है। हाईजी फिर अपने बालों को कर्ल करवा रही होती है, जहाँ पर होंगजू बैठकर उसे देख रही थी और बेचारा योंग इधर बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है कि होंगजू अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बात ही नहीं करती है, इसमें हम दोनों सिमिलर है। तभी वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कब फ्री होगी? तो वो कहती है कि आज तो नहीं हो पाएगी। हाईजी भी पीछे से चिल्लाकर बोलती है कि आज होंगजू मेरे साथ ही रहेगी। इसीलिए होंगजू अब उससे बोलती है कि हम ना कल मिलेंगे। ये बोलकर फ़ोन रख देती है। जो देखकर वो बोलता है कि ये दोनों 10 साल से साथ में ही तो है। शाम के टाइम में इन दोनों को सांगबिल के रेस्टोरेंट में एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों अपने बाल कर्ल करवा कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और एंजॉय कर रही थी, जिन्हें ऐसे देखकर बाकी दूसरे कस्टमर भी हंसने लग जाते हैं। सांगबिल ये सब देखकर शौक होता है और बोलता है कि दोनों डॉग्स मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। अब वो उन्हें ज़्यादा शोर न मचाने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर और भी लोग थे और पूछता है कि तुमने योंग को नहीं बुलाया? तो हाईजी बोलती है कि उसे मत बुलाना, आज गर्ल्स नाइट है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़े शॉपिंग बैग्स पर जाती है और बोलता है कि हाँ वो तो दिख ही रहा है। योंग अब जब घर के बाहर खड़ा होकर होंगजू का वेट कर रहा था, तभी होंगजू अपने साथ अंकल वुक को लेकर आ जाती है, जो कि पूरी तरीके से ड्रंक थे। वो योंग को बताती है कि उसे अंकल बाहर मिल गए, इसलिए वो उन्हें लेकर आ गई। अंकल वुक बार बार चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे जानना है कि उसने मेरे साथ भला ऐसा क्यों किया। होंगजू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिस बेग को कॉल लगाकर फ़ोन स्पीकर पे करके उनसे चिल्लाकर बोलते हैं। तो मिस बेग बोलती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? वो पूछते हैं कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ ना, पर वो उसे मना करती है। तो पूछते हैं कि तुमने मुझे भला आके डम क्यों कर दिया था? मिस बेग बोलती है कि क्या तुम्हारे साथ अभी कोई है? ये सुनकर होंगजू उनसे फ़ोन ले लेती है। जहाँ मिस बेग बोलती है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, तो इसे घर लेकर चले जाओ। फ़ोन रखने के बाद होंगजू सोचने लग जाती है कि लेडी की आवाज़ तो कुछ सिमिलर लग रही थी, पर अंकल वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ इतना अच्छा था तो उसने 20 साल पहले मुझसे भला क्यों ब्रेकअप कर लिया। जिन्हें ऐसे देखकर योंग अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें अंदर लेकर जाने लग जाता है, पर अंकल वो होंगजू से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि फर्स्ट लव एक फ्रोजन डिजर्ट की तरह होता है। तुम अब जुनों को भूल जाओ, तुम्हारे और उसके बीच में सब कुछ खत्म हो गया है और तुम जरा मेरे नेफ्यू को देखो, जरा उसके बारे में सोचो, ये कितना ज़्यादा प्यारा लड़का है। अब जैसे वो उसकी मॉम की बात करने वाले होते हैं, तभी योंग उन्हें नीचे गिरा देता है। होंगजू को भी याद आता है कि अरे उसके बाल कहीं ख़राब तो नहीं हो गए। अब वो कार के पास जाकर अपने बाल सही करने लग जाती है। तभी योंग से बोलता है कि तुमने अपने बाल कर्ल कराए ना मुझे दिखाने के लिए, तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो वैसे इनके अंदर। अब अगले दिन दोनों अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाने के लिए अलग अलग कपड़े निकाल कर ट्राई कर रहे थे।
इधर हाईजी भी खुश होकर ट्रैकिंग के लिए रेडी होकर अपने डैड के सामने आ जाती है। हाईजी उनसे पूछती है कि आज आप ट्रैकिंग के लिए नहीं जा रहे, आप तो हर संडे को जाते हो ना। इस पर वो बताते हैं कि आज सन की तबीयत खराब है तो मैं नहीं जा रहा। ये सुनकर उस बेचारी का सारा मूड खराब हो जाता है। अब उसके डैड यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि मिस्टर सन मेरा सन इन लॉ बनने वाला है, हमेशा की तरह मेरे साथ रहेगा, एकदम मेरे बेटे की तरह। जो सुनकर वो स्माइल करती है। तभी डैड बोलते हैं कि जब तुम्हारी सिस्टर वापस आएगी ना, तब हम एक दिन मिस्टर सन को डिनर पर बुलाएंगे। हाईजी अब यहाँ पर शाय होकर अपने डैड से बोलती है कि यहाँ पर मैं भी हूँ और मैं ना मिस्टर सन के साथ क्लोज हूँ। जो सुनकर उसके डैड हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम और मिस्टर सन एक साथ, कुछ भी मत बोलो तुम, और तुम्हें इस तरीके से जेलस होने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं जेलस नहीं हुई, सच बोल रही हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। इधर होंगजू जैसे ही घर से बाहर आती है तो योंग उसे लेने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन तभी इन दोनों की नज़र बेंच पर पड़ती है जहाँ पर हाईजी बैठी हुई थी। वो होंगजू से पूछती है कि आज हम कहाँ चले, जिसे यहाँ पर देखकर योंग बेचारा थोड़ा सा सैड हो जाता है कि आज भी आ गई। ये तीनों अब एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर योंग और होंगजू दोनों साथ में ऑर्डर देने के लिए जाते हैं। तो उसे हाईजी के बारे में बोलता है तो होंग कहती है कि वो हमारे साथ ही रहेगी, उसने बताया ना कि मिस्टर सन की तबीयत खराब है। हाईजी भी यहाँ पर सन को मैसेज करती है कि अभी उसकी तबीयत कैसी है, क्या उसने दवाई ली है। तभी होंगजू और योंग हाथ पकड़ते हुए ऑर्डर लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारे हाथ के किसी चीज़ से लॉक हो गए हैं, छोड़ क्यों नहीं रहे हो। तो योंग बोलता है कि वो नहीं छोड़ेगा और मन में सोचता है कि अगर हमें इसे दूर करना है तो इसे भी डेट पर भेजना ही पड़ेगा। होंग को भी आइडिया आता है और वो उसे कहती है कि तुम मिस्टर सन से मिलने क्यों नहीं जाती, उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर जाओ। हाईजी बोलती है लेकिन ऐसे कपड़ों में मैं उसे मिलने के लिए नहीं जा सकती। अब थोड़ी देर बाद हम इन लोगों को कार में देखते हैं जहाँ पर होंगजू ने हाईजी से अपने कपड़े एक्सचेंज कर लिए होते हैं। इधर हम मिस्टर सन को देखते हैं जो जैसे ही नींद से उठता है तो अपने फ़ोन पर हाईजी का मैसेज देखता है। वो उसे बोलने वाला होता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, लेकिन वो उसे सेंड नहीं कर पाता। उतने में उसके घर की डोरबेल बज जाती है। वहीं कार में होंगजू से हाईजी के जाने की बात पूछता है कि स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी ना, तो अभी से क्या हो गया। होंगजू अब याद करके बताती है कि हाईजी स्कूल खत्म होने के बाद से ही उसे अपने रियल सेल्फ पता चल गया। ड्रेसिंग सेंस चेंज करते वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। अब ये लोग अपनी डेट कंटिन्यू करने का प्लान करते हैं, लेकिन इससे पहले होंगजू घर जाती है वापस से अपने कपड़े चेंज करने के लिए। दूसरी तरफ सन की मॉम उसे देखने के लिए आई हुई थी। जब वो उन्हें रोड तक छोड़ने के लिए आते हैं तो उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम सिंगल हो, इसीलिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, तुम डेट क्यों नहीं करते हो। लेकिन वो मना कर देता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता। तभी रोड पर हाईजी उनसे मिल जाती है, जो उसकी मॉम से बोलती है कि वो ना सन को देखने के लिए आई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी ना। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम इसे देखने के लिए आ गई। वो उसे फिर अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाते हैं और उसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछती है, जिन्हें ऐसे देखकर सन जल्दी से कैब बुलाता है और जल्दी से अपनी मॉम को उसमें बैठाने लग जाता है। और मॉम बोलती है कि हो सके तो इससे मिलने के लिए आती रहना, पर तभी सन चिल्लाकर उनको बोल देता है कि इसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मॉम सैड हो जाती है और हाईजी से अपनी ऐसी हरकतों के लिए सॉरी बोलकर चली जाती है। पर हाईजी भी सब की वजह से सैड हो गई थी। सन उसे भी सॉरी बोलता है कि मेरी मॉम ना थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, जिसकी वजह से वो तुमसे ऐसी बात कर रही थी। अब फीवर में वीकनेस की वजह से सन यहाँ पर गिरने ही वाला था, पर हाईजी उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। ये देखकर वो कहती है कि मुझे यहाँ पर ना आना ही नहीं चाहिए था, जब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो, और सैड होकर चली जाती है। यहाँ से अब हम जुनो को देखते हैं, जिसे कि हाईजी के डैड ने अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया हुआ था। ड्रिंक करते हुए यहाँ पर हाईजी के डैड उसे बोलते हैं कि अब तुम होंगजू का पीछा छोड़ दो, तुम्हारा चाहे जो भी रीजन था उसे छोड़कर जाने का, पर तुम उसे बताकर जा सकते थे, या तो तुम उससे ब्रेकअप कर लेते या फिर उसे अपने लिए वेट करने के लिए बोलते, लेकिन तुम उसे बिना कुछ भी बताए चले गए, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ। इसीलिए अब तुम वापस से उसके पास आने की कोशिश मत करो, तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। इधर योंग होंगजू को कहीं पर लेकर जा रहा था, जहाँ कार में वो उससे पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या लाइक करते हो, तो बोलता है कि मुझे नहीं पता। जो सुनकर होंगजू गुस्सा हो जाती है। योंग अब उसे एक एग्जीबिशन में लेकर जाता है, जहाँ पर होंगजू आगे चल रही होती है और योंग उसके पीछे। होंगजू यहाँ पर खुद से बोलती है कि इसे इस चीज़ का जवाब भी नहीं पता, तो भला इसके इतना स्मार्ट होने का क्या ही फ़ायदा, और पीछे मुड़कर उसका नाम लेकर बोलते हैं कि तुम कब तक मुझसे ऐसे इतना दूर चलने वाले हो। तो वो उसे बोलता है कि जब भी तुम मुझे ऐसे नाम लेकर बुलाती हो ना, तो मेरी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है। पता नहीं ये क्यों होता था, लेकिन मैं हमेशा वेट करता था कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। यही वजह थी कि वो स्कूल में उससे बार बार लेटर रिसीव करता था। इस सब के बीच में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लग गया। और जब वो यहाँ पर यूएस से वापस आया, तब भी जब वो होंगजू
से मिला तो फिर से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, जिससे उसे समझ में आया कि वो अभी भी उसे पसंद करता है। वो उसके पास आकर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि कभी तुमने मुझे अपने इतने क्लोज आने का मौका ही नहीं दिया। जिस पर होंगजू बोलती है कि तुमने भी। और अब वो यहाँ पर खुश होकर दोनों किस करने ही वाले थे, पर तभी वो अंकल को कॉल आ जाता है, जिसे वो कट कर देता है। लेकिन अब वो होंगजू के फ़ोन पर कॉल करते हैं। जैसे वो फ़ोन उठाती है तो वो उसे जल्दी वापस आने के लिए बोलते हैं कि कोई इमरजेंसी है। इसीलिए अब योंग फटाफट से होंगजू को घर पर छोड़ता है और बोलता है कि उसे कुछ काम आ गया, इसीलिए जाना पड़ रहा है। होंगजू अब जाते हुए उससे बोलती है कि कल ना मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। तो पूछता है कि परसों क्या करने वाले हो, तो बोलती है कि परसों भी। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैं भी यही करने वाला हूँ। होंगजू अब जैसे ही ऊपर आती है तो अपने सामान में से वो करियर प्लान वाला पेपर निकालती है और याद करती है कि कैसे वो भी उस टाइम पर योंग के लिए फील करती थी, पर क्योंकि हाईजी का वो फर्स्ट लव था इसीलिए शायद उसने अपनी फीलिंग्स को कभी बाहर आने ही नहीं दिया। यहाँ से फिर वो सीधा एक होटल में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम आई हुई थी। वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे, तो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आई हूँ। तो योंग उनसे अपना रेजिग्नेशन अप्रूव करने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे कहती है कि तुमने हमेशा मेरी बात सुनी है, अभी एकदम से तुम्हें क्या हो गया यहाँ पर आते ही। इस पर योंग बोलता है कि हमेशा मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन अब मैं खुद की डिसीजन लेना चाहता हूँ, चाहे वो कैसे भी हो। पर मॉम बोलती है कि अभी ना मैं काफ़ी थक गई हूँ, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन अब होंगजू जुनहो की बुक के लिए स्क्रिप्ट लेकर अपने घर से निकलती है। सबसे पहले वो योंग से नीचे मिलने के लिए आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। तभी उसे योंग का कॉल आ जाता है। वो उसे पूछता है तुम्हें आज रात की डेट याद है ना। तो होंगजू हाँ बोलती है और कहती है कि हम काम के बाद मिलते हैं। इधर योंग की मॉम उसे चलने के लिए बोलती है, तो दोनों कार में ऑफिस की तरफ जाने लग जाते हैं। जिस बीच योंग अपनी मॉम से कहता है कि देखो यहाँ पर अभी भी सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई है। तभी वो बस स्टॉप पर होंगजू को बैठे हुए देखती है और कहती है कि कितनी छोटी सी जगह है ना, जहाँ लोग फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर योंग यहाँ पर उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। वहीं हाईजी जब स्कूल में आती है तो देखती है कि मिस्टर सन अभी तक नहीं आया होता। वो उसके शूज़ वॉश करके उसके टेबल के नीचे रख देती है। जब वो आकर उन शूज़ को देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसे हाईजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे बात करने का ट्राई करता है। जब बेचारा काफ़ी कोशिश करने के बाद जैसे उसे बात करने के लिए पहुंचता है तब वो नर्वसनेस में उसे कुछ और ही बोल देता है, जिस वजह से बेचारी हाईजी और ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूँगी। ये बोलकर चली जाती है और वो उसे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। इधर ऑफिस में अंकल बुक अपने एम्प्लॉय से नर्वस ना होने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो खुद ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे क्योंकि योंग की मॉम वहाँ पर आ रही थी। अब जैसे वो यहाँ पर आती है तो सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। वो यहाँ पर योंग से चुपके से बोलता है कि वो अपनी मॉम को ना बताए कि मैंने घर को रेनोवेट किया है, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ये तीनों वो ऑफिस में बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो बुक से उसके घर के बारे में पूछती है और बोलती है कि मैं भी अब यहीं रुककर कुछ दिनों के लिए काम करूँगी। इसलिए वो अपनी मॉम से कहता है कि आप ये मेरी वजह से कर रही हो तो मत करो, मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज करने वाला। इस पर मॉम बोलती है कि मैं भी अकेले वापस नहीं जाऊँगी। वहीं होंगजू जुनहो के स्टूडियो में आती है, जहाँ कॉफ़ी बनाते हुए पूरे घर की तरफ देखता है। उसने होंगजू के दिए हुए लेटर्स भी उसकी टेबल के नीचे रखे हुए थे ताकि वो उन्हें देख सके, और साथ ही उनकी सारी फ़ोटोज़ भी वहाँ पर लगाई हुई थी। वो सोचता है कि अभी उसे ये सब याद आएगा और जो अपनी मेडिसिन रखी हुई थी उन्हें साइड में रख देता है कि अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे वो काम की बात करने के लिए उसके सामने आकर बैठता है तभी होंगजू अपने बैग से स्क्रिप्ट निकाल कर उसे दे देती है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है ना। पर वो उसे बोलती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ रही हूँ, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। जो सुनकर जुनहो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और नीचे गिर जाता है। उसे ऐसे देखकर होंगजू उसके लिए काफ़ी वरिड हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। इस पर वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैं बीमार था, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। यहाँ से फिर हम वापस से 2023 वाले बस स्टॉप का सीन देखते हैं, जहाँ योंग की मॉम बस स्टॉप के पास में ही खड़ी होकर उसे कॉल करती है और वो ये भी नोटिस कर लेती है कि कैसे वो होंगजू को देख रहा था। अब जैसे ही होंगजू उसे देखकर रोड क्रॉस करके वहाँ पर आती है, तब तक वो तो वहाँ से चला गया था। योंग की मॉम आकर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा है। जैसे ही होंगजू चेक करती है तो उसके अंदर उसकी सारी फेवरेट बुक्स थी, पर वो बोलती है कि किसने रखा है यहाँ पर, वैसे मेरा तो नहीं है। पर योंग की मॉम बोलती है कि ये तुम्हारे लिए ही है, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसी क्यूट लड़कियों को पसंद करता है। होंगजू को तब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और वो उन बुक्स को वहीं पर रखकर चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।